हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ है, उसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो 7th एडिशन है, जो कि लेटेस्ट एडिशन है इंडियन पॉलिटी की, उसको कवर कर रहे हैं। प्रीवियसली हम बहुत से चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं, अराउंड 7 चैप्टर। और करेंटली जो हमारा चैप्टर चालू है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो प्रीवियस चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स के ही 5 to 6 लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। इनके अंदर हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था आर्टिकल 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट है क्या, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है, पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 to 35। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल 12 क्या बात करता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 क्या बात करता है, लो डिरोगेटरी टू द फंडामेंटल राइट शेल बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड होगा। फिर हमने देखा था 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि ओरिजिनली 7 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1978 के अंदर क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया। तो प्रेजेंटली 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 हमने देखा था। उसके बाद हम सेकेंड सेट ऑफ फंडामेंटल राइट की ओर बढ़े थे, जो कि था आर्टिकल 19 to 22। इसके अंदर हमने देखा था आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर हमने आर्टिकल 20 की बात की थी, जो बात करता है राइट ऑफ अ पर्सन हु आर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, कि भाई कन्विक्शंस के बाद भी कुछ प्रोटेक्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ देखा था, नो डबल जियोपार्डाई देखा था, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 21 के साथ। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि वर्ड लाइन क्या है आर्टिकल 20 की। तो आर्टिकल 20 डिक्लेयर दैट नो पर्सन सेल बी डिप्राइव ऑफ हीज और हर लाइफ और अ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय द लॉ। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि किसी भी पर्सन की, अब वो देखो फॉरेनर्स भी हो सकता है और इंडियन सिटीज़न भी हो सकता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है राइट, कि किसी भी पर्सन की लाइफ जो है ना वो स्नैच नहीं की जा सकती, यानी उसको मारा नहीं जा सकता, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय द लॉ। प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, लॉ है जो लिखे गए हैं, वो लॉ को फॉलो किए बिना किसी भी पर्सन की लाइफ है उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। डन है। अब प्रोसीजर्स कहाँ हैं, तो हम देखने को मिलते हैं आईपीसी के वेरियस सेक्शंस हैं, सेक्शंस 302 306, ये सब मर्डर की बात करते हैं, है ना। सीआरपीसी के अंदर वेरियस प्रोसीजर लिखी हुई है कि व्हाट आर द प्रोसीजर हो गया दैट हैज़ टू बी फॉलो, है ना, ड्यूरिंग क्राइम। तो ये सब प्रोसीजर लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ लॉज हैं ऐसे, वो लॉज को प्रॉपर फॉलो किया जाना चाहिए, है ना, स्ट्रिक्ट मैनर में फॉलो किया जाना चाहिए। उसके थ्रू ही किसी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को स्नेच किया जा सकता है, आर्बिट्रीली नहीं किया जा सकता, जो कि बोलता है आर्टिकल 21। अभी क्या ओरिजिनली अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें लिखी गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। तो 1950 के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है जिसको हम बोलते हैं AK गोपालन केस। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, वो अवेलेबल है ओनली इन केस ऑफ आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव। इसका मतलब क्या है कि भाई AK गोपालन केस है 1951 का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या जजमेंट देती है कि भाई जो ये लाइफ है, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ है, वो स्नेच जो है ना करना, उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है ओनली अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन नॉट द लेजिस्लेचर। यानी कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव कौन है, मिनिस्टर्स हो गए, है ना, और ब्यूरोक्रेट्स हो गए जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो भाई लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया तो उसके थ्रू क्या कर सकते हो, तुम लाइफ को स्नैच कर सकते हो, बट अगर, है ना, कर सकते हो, बट अगर एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, आर्बिट्री एक्शंस के थ्रू क्या कर रहा है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी स्नैच कर रहा है किसी भी सिटीजन्स की या फॉरेनर्स की, तो वो अलाउ नहीं है। यानी कि भाई एग्जीक्यूटिव के एक्शन जो है ना वो अलाउ नहीं है, आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव अलाउ नहीं है, बट लेजिस्लेचर अलाउड है। यानी कि पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दे दी कि पार्लियामेंट भाई कोई भी लॉ आप पास करो ऐसा जो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को क्या स्नैच कर लेता है ना। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, पर यही स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिवर्स किया। कौन से केस में, तो भाई मेनका गांधी केस ऑफ 1978। 1978 के अंदर मेनका गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि भाई ये जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट
या प्रोटेक्शन है ऑफ अ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो बोथ के अगेंस्ट अवेलेबल है, एग्जीक्यूटिव एक्शन एज वेल एज लेजिस्लेचर। यानी पार्लियामेंट भी कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती, आर्बिट्री लॉ नहीं बना सकती जो क्या करता है, अननेसेसरीली विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर किसी भी पर्सन है उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को क्या स्नेच करे। तो पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती, और एग्जीक्यूटिव भी अपनी आर्बिट्री एक्शंस के थ्रू, रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू क्या किसी की भी लाइफ आर्बिट्रीली स्नेच नहीं कर सकता। तो देख रहे हो मनका गांधी के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट जो है उनका, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कंप्लीट रिवर्स देखने को मिलता है। AK गोपालन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि भाई ये जो आर्बिट्री एक्शन है लेजिस्लेचर जो है ना उनकी अलाउ है पर एग्जीक्यूटिव की नहीं अलाउ है। पर इसी स्टेटमेंट को, इसी जजमेंट को मेनका गांधी केस के अंदर क्या पूरा रिवर्स कर दिया जाता है, भाई एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो दोनों की आर्बिट्री एक्शंस जो है वो अलाउ नहीं है। किसके लिए, स्नेच करने के लिए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को स्नेच करना है तो आर्बिट्रीली आप ना ही लॉ बना के ऐसा कोई लॉ बना सकते हो जो आर्बिट्री हो, यानी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और पावर क्या करे लाइफ ले ले किसी की भी, और ना ही एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू ये किया जा सकता है। क्लियर है? आई होप ये 2 जजमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। क्या कहना था, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, टाइम टू टाइम क्या किया हुआ है, आर्टिकल 21 जो है ना इसके स्कोप को बहुत ही सब्सटेंटिएट किया हुआ है, इसको बहुत ही एक्सपांड किया हुआ है कि भाई आर्टिकल 21 जो है सिर्फ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की ही बात नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। वो बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। अब ये ओरिजिनली पार्ट नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट के थ्रू क्या किया है, इन सारे राइट्स को आर्टिकल 21 के अंदर ही इम्बाइब किया हुआ है। और मेनका गांधी जजमेंट के अंदर भी बहुत सारे राइट्स ऐसे दिए गए थे, जैसे राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी हो गया, राइट टू लाइवलीहुड यानी कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट हो गया, यानी फ्रेश एनवायरनमेंट हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज। देखेंगे हम आर्टिकल 21A बात करता है इसको, इसके लिए वो देखेंगे हम। साथ ही साथ हो गया राइट अगेंस्ट द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया, राइट टू फ्री लीगल एड हो गया, राइट टू स्पीडी ट्रायल हो गया, राइट अगेंस्ट हैंड कफ हो गया, यानी कि आप जो हथकड़ियों से बांध देते थे किसको, कोई भी नॉर्मल क्राइम किया हो, नॉर्मल सिविल केस हो या क्रिमिनल नॉर्मल केस हो, उसके लिए आप हथकड़ी का यूज़ नहीं कर सकते। ये भी तुमको क्या है, मेनका गांधी जजमेंट के थ्रू ही ये सारे राइट्स भी आर्टिकल 21 के अंदर ही स्पेसिफाई किए जाते हैं। राइट टू फेयर ट्रायल, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, तो ये सारे राइट जो है ना आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर ही वेरियस जजमेंट के थ्रू क्या है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया गया है आर्टिकल 21 को, और एक्सपांड किया है उसका स्कोप नेक्स्ट लेवल तक। समझ रहे हैं? क्लियर है सबको आर्टिकल 21 क्या है, मेनका गांधी और OK गोपालन केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से आर्टिकल 21 का जो स्कोप है उसको एक्सपांड किया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की। हमने लास्ट स्लाइड के अंदर बात की थी ना कि राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज, तो वो बात करता है आर्टिकल 21A। अब देखिए किसी भी आर्टिकल के पीछे अगर कैपिटल के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट लगा होता है ABCD, तो इसका मतलब होता है ये आर्टिकल ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, बट लेटर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसके थ्रू क्या किया गया, इन आर्टिकल्स को ऐड किया गया है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे ही देखिए आर्टिकल 21 तो ओरिजिनली पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, बट आर्टिकल 21A जो है लेटर ऐड किया गया था थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो भाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिलता है हमको 2002 के अंदर, डन। और इसके अंदर क्या होता है आर्टिकल 21A, यानी कि आर्टिकल 21A को क्या किया गया था, ऐड किया गया था इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि पार्ट 3 के अंदर। क्लियर है? अब देखिए ये इसके क्या प्रोविज़न थे, क्यों ऐड किया गया था, इसके कुछ प्रोविज़न्स भी होंगे ना। तो इसके प्रोविज़न है ये हैं कि स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन in the age group of 16 to 14 in such a manner or as the state may be determined। इसका मतलब क्या होता है, भाई बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको स्टेट यानी कि मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। और ये अब इनका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। यानी कि अगर ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा या फिर बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा,
तो इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो क्या होते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। हाई कोर्ट में तो जा ही सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 के अंदर आर्टिकल 21 ऐड किया गया, जिसके प्रोविज़न क्या है कि भाई 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा स्टेट। और साथ ही साथ ये फंडामेंटल ड्यूटी भी हो गई किसकी, पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं चलेगा कि एजुकेशन क्या होता है, लेना चाहिए कि नहीं। पेरेंट्स की ड्यूटी है उन्हें अपने बच्चों को क्या है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो फिर भी क्या है, आप गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू क्या कर सकते हो, अपने बच्चों की एटलीस्ट एलिमेंट्री यानी कि 6 to 14 ईयर्स की एज में एजुकेशन एटलीस्ट करवा सकते हो। क्लियर है? ओके तो ये प्रोविज़न क्या है, ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, याद रखना ये हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन की बात नहीं करता है। हाँ ना, हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है, 11, 12 फिर बाद में आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वगैरह, डॉक्टरेट की डिग्री, उसकी बात नहीं करता है, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। डन है? यानी अराउंड 5 to 10 की बात करता है, 5 to 10, 5 to 9 क्लास तक की। साथ ही साथ अब ये चीज़ें क्या ओरिजिनली थी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, यस पार्ट थी, पर फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं थी। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट इसको 2002 के अंदर बनाया गया। ओरिजिनली ये DPSP का पार्ट थी आर्टिकल 48 के तहत। DPSP क्या होता है, तो कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं जो स्टेट को फॉलो करने होते हैं वाइल मेकिंग द लॉज, स्टेट और सेंटर दोनों को फॉलो करने होते हैं ना। तो आर्टिकल 45 के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। तो उसी से इंस्पायर होकर क्या किया, पार्लियामेंट ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और ये DPSP को एज अ फंडामेंटल राइट के रूप में स्पेसिफाई किया। क्लियर है भाई? तो ऐसा पूछे, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो राइट टू एजुकेशन ओरिजिनली पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट था आर्टिकल 45 के तहत, पर फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं था। फंडामेंटल राइट का पार्ट 2002 के अंदर बना था। क्लियर है? ओके, आई होप 21A भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कुछ और भी हमें प्रोविज़न देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रोविज़न देखने को मिलते हैं इसके, कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ऑल्सो कंटेन हो गया, दैट द एसेंशियल एंड्योवर हो गया टू प्रोवाइड द अर्ली एंड द चाइल्डहुड केयर हो गया इन द एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। इसका मतलब देखो 6 to 14 ईयर्स तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, बट 6 ईयर्स से पहले भी यानी कि लगभग हम बोल से 1 to 6 ईयर्स भी है, गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करना है, कुछ एलिमेंट्री एसेंशियल एंडोवर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। ये चीज़ें कहाँ मेंशन की गई है, DPSP के अंदर मेंशन की गई है। फंडामेंटल राइट नहीं, DPSP, और DPSP आपको पता है एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी ये क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है ऑन द स्टेट। हम देखेंगे इसको डिटेल में जब हम DPSP का चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर वही होने वाला है जब हम फंडामेंटल राइट कंप्लीट करेंगे। डन? तो सिर्फ 6 to 14 की बात नहीं करता है, ये तो फंडामेंटल राइट है ही, बट 6 to 6 क्लास जो है उससे पहले भी आपको कुछ स्पेशल एसेंशियल एंड्योवर प्रोवाइड करवाना है ना, आपको चाइल्डहुड केयर देना, एजुकेशन देना है ना। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंदर DPSP, एनफोर्सेबल नहीं है, इसीलिए आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। साथ ही साथ क्या होता है 51A के अंदर हो गया, ये ड्यूटी ऐड की गई थी, हमने बात की कि भाई पेरेंट्स की ड्यूटी है। 51A के अंदर क्या बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। यानी कि ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ द पेरेंट्स हो गया टू प्रोवाइड देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। आर्टिकल 51A के तहत देखने को मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटी भी हम एक लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब वेरियस केस और उनके जजमेंट देखते हैं। देखिए उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1993। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो फंडामेंटल राइट है टू प्रोवाइड कराना प्राइमरी एजुकेशन, इसको हम आर्टिकल 21 के तहत ही जोड़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था मेनका गांधी केस था, मेनका गांधी केस था है ना 1980s का। उसके अंदर क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 21 का स्कोप है उसको बहुत ही एक्सपांड किया था, हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था। अब ये जो एक्सपांड किया था ना, वैसे ही जो उन्नी कृष्णन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, ये राइट टू लाइफ के तहत ही आ जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत ही आ जाता है। इसीलिए आपको क्या है, अपने चाइल्ड को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, वो क्या है,
6 to 14 ईयर्स की एज में कंपलसरी है। तो उन्नी कृष्णन में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इनका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के तहत भी ये राइट्स आ जाता है, सिर्फ 21A के तहत ही नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑल्सो द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन कम्स, तो आपको प्रोवाइड करवाना ही। साथ ही साथ बात करें आर्टिकल 21A की, तो पार्लियामेंट इनेक्ट द, अब इसके प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या करती है, पार्लियामेंट RT एक्ट हो गया इम्प्लीमेंट करती है 2009 के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसके थ्रू क्या होता है, सारे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं और उसके तहत हम देखते हैं आज भी क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनके अंदर क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जा रहा है। तो उसको रेगुलेट कौन सा एक्ट करता है, RT एक्ट ऑफ 2009 करता है। क्लियर है, क्लियर है ना भाई सबको, आई होप क्लियर होगा। तो भाई एक्ट आता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट 2002 के अंदर, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाया जाता है 2009 के अंदर। ये 7 ईयर्स का जो गैप है ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल्स है हमारे सिस्टम का, है ना। वी शुड बी टेकन केयर ऑफ कि भाई आप जब फंडामेंटल राइट आपका 2002 के अंदर बन चुका है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आपने 7 साल क्यों लगा दिए उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन 7 सालों के अंदर जो भी बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिली होगी, डिप्रीवेशन देखने को मिला होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो स्टेट की होती है ऑब्वियसली, है ना। तो ये चीज़ें लूप होल हमारे सिस्टम में देखने को मिलता है जो हमें, जिस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, साथ ही साथ उन्नी कृष्णन का केस और राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2019। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आर्टिकल 21 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम देखेंगे आर्टिकल 22। तो भाई राइट टू फ्रीडम जो है वो सीरीज़ का या उस ग्रुप का लास्ट आर्टिकल देखने को मिलता है हमको, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या बात करता है, ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन। आपको क्या होता है, आप कोई भी क्राइम करते हैं या नहीं करते हैं, पुलिस अगर आपको पकड़ती है, अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, तो आपके सर्टेन राइट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये राइट्स आपको पता होंगे तो क्या होंगे, आप अवेयर होंगे और अपने राइट्स की क्या कर पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे, आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं देखने को मिलेगा। डन। अब ये क्या बात करता है, तो भाई ये जो राइट्स है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पर्सन्स को जिसको अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया है। ये फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है और इंडियन सिटीजन्स के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। ये 2 टाइप के डिटेंशन की बात करता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, तो देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपको ऐसी कंडीशन पे, यानी कि ऐसी सिचुएशन में डिटेन कर लिया जाएगा कि आपने कोई क्राइम, आप सपोज़ ये टाइम ड्यूरेशन में आप करने वाले थे, डन, अभी ये समय चल रहा है, पर इसी समय के आपने क्राइम किया नहीं है, फिर भी पहले से ही आपको क्या कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, पुलिस या कोई भी लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी के द्वारा आपको पहले डिटेन कर लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उनको उनको क्या ऐसी चीज़ें मालूम चलती है, ऐसी चीज़ें पता चलती है कि फ्यूचर में जाके आप कोई क्राइम करने वाले हो, तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, आपको ऑलरेडी पहले से डिटेन कर दिया जा रहा है और डिटेन करके आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया जाता है। किस में, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी के अंदर रख दिया जाता है। पुलिस कस्टडी यानी आपको पुलिस लॉकअप में पुलिस के अंडर रखा जाएगा, और जुडिशियल कस्टडी यानी आपको जेल में रखा जाएगा, जज की कस्टडी में, कोर्ट की कस्टडी में। क्लियर है। तो आपने क्राइम किया नहीं है अभी, पहले ही आपको क्या किया, अरेस्ट करके डिटेन कर दिया, तो उस टाइप के डिटेंशन को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। क्लियर है। अब प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, ये नॉर्मल डिटेंशन होता है जिसमें क्या है, आपने कोई भी क्राइम कर दिया, फिर पुलिस आएगी और आपको अरेस्ट करेगी। तो नॉर्मली जो चीज़ें देखने को मिलती है उनको हम प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं कि भाई एक बार क्राइम हो गया, उस क्राइम के क्या ऑफेंस के अंदर आपको क्या कर लिया जाएगा, डिटेन किया जाएगा। तो क्राइम आपने ऑलरेडी कर दिया, उसके बाद डिटेन हो रहे हो, पर क्राइम नहीं किया उससे पहले ही आपको डिटेन कर लिया ताकि आप क्राइम नहीं कर पाओ, तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। आई होप ये 2 वर्ड क्लियर हो गए होंगे आपको। डन। अब देखिए आर्टिकल 22 क्या होता है, 2 पार्ट्स बात करता है, एक तो प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव की बात। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें हम, तो इट डील्स विद द केस ऑफ अ ऑर्डिनरी लॉ, एंड द सेकेंड पार्ट जो है ना डील्स करता है विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, तो भाई आर्टिकल 22 जो है वो 2 पार्ट्स की बात करता है डिटेंशन की, है ना। फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है कि भाई ऑर्डिनरी केस के अंदर जो आपको क्या किया जाए, डिटेन किया जाए, तब आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन होगी। और दूसरा जो पार्ट है वो प्रिवेंटिव डिटेंशंस की बात करता है कि आपने क्राइम नहीं किया, उससे पहले भी आपको डिटेन किया गया, तो आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है, क्या क्या राइट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट केस की बात करते हैं हम, ऑर्डिनरी केस की।
उसके अंदर क्या चीज़ किए गए हैं कि भाई फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 22 का, कन्फर द फॉलोइंग राइट्स हो गया ऑन द पर्सन हो गया हु इज़ अरेस्टेड और द डिटेन अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है उसके अंदर अगर आपको डिटेन कर लिया जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या राइट्स है जो आपको मुहैया यानी कि प्रोवाइड कराए जाते हैं। सबसे पहला आता है राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। आपको अरेस्ट क्यों किया गया है उसका रीज़न बताना ज़रूरी है रिस्पेक्टिव पुलिस ऑफिसर को, या कोई भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का ऑफिसर है जो आपको डिटेन कर रहा है तो आपको रीज़न बताना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हो तुम, रीज़न क्या है, हमने क्या क्राइम किया, तो वो बताना ज़रूरी है, आपका फंडामेंटल राइट्स। दूसरा राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, कि भाई अब सीधी सी बात है आप लॉयर या फिर एडवोकेट हायर करोगे जो कि क्या करेगा, आपको एक बार अरेस्ट कर लिया गया है डन, तो अरेस्ट करने के बाद आप लॉयर हायर करोगे जो क्या करेगा कि आपका जो केस है उसको लड़ेगा कोर्ट के अंदर। तो ये भी आपका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि आप क्या करें, एडवोकेट या फिर लॉयर को हायर करें जो आपके केस को देखेगा, केस को लड़ेगा कोर्ट में। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। साथ ही राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। आपको अरेस्ट किया गया है तो विद इन द 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट, लोअर कोर्ट बोल सकते हैं हम, है ना। क्रिमिनल अगर ऑफेंस किया है तो आपको सेशन कोर्ट के सामने, सिविल ऑफेंस किया है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने विद इन द 24 आवर्स हो गया आपको जज के सामने प्रस्तुत करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 24 आवर्स से ज़्यादा भी लॉकअप के अंदर ही रख रखा है, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, ऐसा नहीं है। विद इन द 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या होना, पुलिस ऑफिसर है उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं कि उनको विद इन द 24 आवर्स क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना है। और मजिस्ट्रेट फिर डिसाइड करेगा कि आपको लॉकअप में रखा जाए, आपका केस चलाया जाए, या फालतू के एलिगेशंस लगा के आपको आर्बिट्री में अरेस्ट कर लिया गया, आपको बेल दी जाए कि क्या दी जाए, वो मजिस्ट्रेट के हाथ में, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। पुलिस या कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि जस्टिस देना कोर्ट का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम नहीं है। डन। और इसके अंदर क्या, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम, यानी कि भाई आपको फॉर एग्जांपल आपको जम्मू एंड कश्मीर से अगर केरला लेके जाना है, वाया रोड लेके जाना है, तो मोर देन 24 आवर्स लग रहे हैं, तो अब ये जर्नी टाइम उसमें काउंट नहीं होगा। तुम ऐसा बोलो कि भाई कि हमको जम्मू कश्मीर से केरला, नॉर्थ से एकदम साउथ ले जा रहे हैं और जर्नी टाइम 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया, तो तुम ऐसा अपना एलिगेशन यानी कि ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमको तो 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है, अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि जर्नी टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। आपको डिटेन करके लॉकअप में रखा जाता है, वही टाइम कंसिडर किया जाता है, जर्नी टाइम कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो तीसरा राइट आपको आई होप क्लियर हुआ होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर आर्टिकल 22 के। साथ ही साथ क्या होता है कि राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथोराइज अंडर द डिटेंशन। हम बात कर चुके थर्ड पार्ट के अंदर ही कि भाई विद इन द 24 आवर्स हो गया, आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा आफ्टर 24 आवर्स एटलीस्ट। अगर मजिस्ट्रेट नहीं बोलता है कि भाई इनको डिटेन करके रखो, तो आपको 24 आवर्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, पर्सन को रिलीज़ करना ही पड़ेगा। और अगर प्रस्तुत आपने कर दिया तो मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेगी। मजिस्ट्रेट बोलते हैं यानी कि जजेस बोलते हैं कि इनको बेल दी जाए तो बेल दी जाएगी, इनको बोलते हैं प्रोसीडिंग की जाए तो प्रोसीडिंग, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी किसके अंदर रखना है, सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट के ऊपर है। पर 24 आवर्स के अंदर अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया तो आप बेल के लिए एंटाइटल हैं, आप रिलीज़ के लिए एंटाइटल हैं। क्लियर है। तो आर्टिकल 22 के पार्ट 1 के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 का पार्ट 2। अब पार्ट 2 क्या बात करता है, हमने बात की थी वो प्रिवेंटिव डिटेंशंस की बात करता है कि हाउ एवर द सेफगार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू द एनिमी एलियंस और अ पर्सन हो गया अरेस्टेड और द डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ये चीज़ें पार्ट 2 के अंदर देखने को हमको मिलती है विद इन आर्टिकल 22। क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए थी कि भाई ऑर्डिनरी लॉ के अंदर क्या होता है, आपने क्राइम कर दिया, आपको अरेस्ट किया तो क्या क्या आपको सेफगार्ड प्रोवाइड की गई है कि भाई सबसे पहले आपको डिटेन करने का ग्राउंड यानी कि रीज़न बताना जरूरी है, 24 आवर्स के अंदर एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये चीज़ें अलाउ की जानी चाहिए कि आप एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकें आपका केस लड़ने के लिए। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आर्टिकल 22 के पार्ट 1 में। आर्टिकल 22 का पार्ट 2 क्या बात करता है, तो वो बात करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशंस की बात करता है ना। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो अगेंस्ट एनिमी एलियन जो है ना उसके लिए अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियन हम ऑलरेडी
शिप के अंदर देख चुके हैं। एनिमी एलियन यानी कि वो सिटीजन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि ऐसी कंट्री के सिटीज़न होते हैं और हमारी कंट्री में अवेलेबल होते हैं, जिनके साथ इंडिया वॉर में है, करेंटली वॉर गोइंग ऑन है। ऐसी कंट्री के सिटीज़न को एनिमी एलियन बोलते हैं और उनके लिए ये पार्ट 2 के राइट्स भी अवेलेबल नहीं है। क्या बात करता है आर्टिकल 22 का पार्ट 2, ग्रांट द प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु आर अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, हम देख चुके हैं। विच इज़ अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन एज वेल एज द एलियन बट नॉट टू द एनिमी एलियन। एलियन यानी कोई भी फॉरेनर जो हमारे सिटीज़न हमारी कंट्री के अंदर है, पर एनिमी एलियन यानी कि कंट्री के अंदर है फॉरेनर बट उसके साथ हमारी कंट्री वॉर है, वॉर डिक्लेयर की जा चुकी है। ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिलता है। तो अभी हमारी कंट्री में जितने भी फॉरेनर है सब क्या हैं, सिर्फ एलियन है और उनको ये राइट्स दिए गए हैं। क्या राइट्स, कि द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी एक्सीड 3 मंथ unless an advisory board हो गया report the sufficient cause for the extension in the detention. The board is to be consist of a judge of a high court. होता क्या है, किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्राइम के अंदर क्या किया, सस्पेक्ट के क्राइम के अंदर पहले से डिटेन कर लिया क्राइम होने से पहले, अब विद इन द 3 मंथ हो गया, क्या करना पड़ेगा, यानी कि 3 मंथ से ज़्यादा आप उसको अरेस्ट करके रख नहीं सकते अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन। 3 मंथ से ज़्यादा अगर ये चीज़ें होती है तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना होगा। उसको हेड कौन करेंगे कि भाई यानी कि हाई कोर्ट के जजेस उसको हेड करेंगे और वो लोग डिसाइड करेंगे कि इनका डिटेंशन जो है उसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। डन है कि भाई 3 मंथ तक तो मैक्सिमम आपको रख सकते हैं, पर क्या होगा उससे अगर बियॉन्ड करना है तो एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। वो एडवाइस करेगा, जिसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस भी होंगे, वो एडवाइस करेगा कि भाई एक्सटेंशन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, कि आप स्टेट के लिए सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकते हो, पब्लिक ऑर्डर के लिए। अगर एक्सटेंशन किया जाना चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड बोलता है तो किया जाएगा, नहीं तो आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेकेंड, द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। क्यों आपको अरेस्ट किया गया है, क्या सस्पेक्ट के अंदर आपको अरेस्ट किया गया है, कि आप फ्यूचर में जाके क्या करने वाले थे कि आपको अरेस्ट कर लिया, तो वो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है, रीज़न है, आपको बताना ज़रूरी है। साथ ही साथ कि भाई कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का ग्राउंड है तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें आपको बताई जाए कि भाई ऐसी कोई इंटरनल सिक्योरिटी या हमारे देश की सोवरेनिटी सिक्योरिटी को लेकर कोई ग्राउंड ऐसा है जिस पर डिटेन किया गया है, किसी टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया है और उसको अरेस्ट इस ग्राउंड पे किया गया है कि जो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था, तो ज़रूरी नहीं है फिर उसको क्या बताना कि भाई क्यों आपको डिटेन किया गया, ये बताना ज़रूरी नहीं है जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है। जनरल वे के अंदर अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं होती तो आप बता सकते, पर जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है तो ग्राउंड बताना, रीज़न बताना क्यों आपको अरेस्ट किया गया वो भी ज़रूरी होता नहीं है, राइट। साथ ही साथ क्या बोलता था, डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, कि भाई डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ भी वो रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है। क्लियर है। तो ये कुछ हमको सेफगार्ड्स देखने को मिलते हैं। पार्ट 2 हो गया ऑफ द आर्टिकल 22 जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, एनिमी एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डन है। तो आर्टिकल 22 देखा हमने कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट एंड द डिटेंशन, उसके अंदर हमने 2 पार्ट्स देखे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 बात करता है ऑर्डिनरी लॉ और उसके अगेंस्ट हो गया अरेस्ट के अगेंस्ट। ऑर्डिनरी लॉ के अंडर अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो क्या क्या आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाने चाहिए, पार्ट 2 देखा। उसके अंदर देखा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है तो उसके अंदर आपको क्या लीगल सेफगार्ड अवेलेबल होंगे, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 2 के अंदर देखी। अब और भी कुछ हम चीज़ें देखें कि भाई 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, वो क्या बात करता है, उसने रिड्यूस कर दिया था पीरियड ऑफ डिटेंशन हो गया विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 हो गया टू 2 मंथ। ठीक है, हमने देखा अभी लास्ट स्लाइड के अंदर कि भाई 3 मंथ तक आपको डिटेन किया जा सकता है विदाउट द एडवाइस ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, पर 3 मंथ से एक्सटेंड करना है आपका डिटेंशन तो एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करना जरूरी है। पर होता क्या है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 किया जाता है, उसके अंदर ये जो पीरियड है बिफोर एडवाइस लेने के पहले का मैक्सिमम पीरियड 3 मंथ था कि आपको डिटेन किया जाता है, इस पीरियड को क्या किया गया था 2 मंथ किया गया था। हाउएवर होता क्या है कि ये प्रोविज़न जो है ना अभी भी फोर्स में नहीं आया है और जो ओरिजिनल 3 मंथ था वही अभी कंटिन्यू है। अमेंडमेंट किया गया है पर ये चीज़ें फोर्स में नहीं आई। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखे 3 न्यू लॉज देखे हमने, क्रिमिनल लॉज है ना, IPC CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट है उनको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, चेंज करके हम लेके आए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य, ये 3 लॉ लेके आए। तो लेके तो हम पहले ही ऑलरेडी आ चुके थे पर उसका इम्प्लीमेंटेशन रिसेंटली हमको 1 जुलाई से देखने को मिला है। वैसे ही क्या किया गया था कि 78 के अंदर क्या हुआ था
कि ये जो डिटेंशन का पीरियड है 3 मंथ, उसको 2 मंथ कर दिया गया था, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी ओरिजिनल जो 3 मंथ का डिटेंशन है बिफोर टेकिंग द एडवाइस ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, वो कंटिन्यू है। यानी अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर डिटेन किया गया तो 3 मंथ तक आपको डायरेक्ट डिटेंशन के अंदर रखा जा सकता है। 3 मंथ के बाद एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि आपको फर्दर डिटेन किया जाए या आपको मुक्त किया जाए, रिलीज़ किया जाए। साथ ही साथ देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडेड हो गया, द लेजिस्लेचर पावर हो गया विद द रिगार्ड टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन द पार्लियामेंट हो गया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है भाई, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये इसके अंदर दोनों को पावर देता है, एक पार्लियामेंट को यानी कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर को भी देता है। वो इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। कोई भी ऐसा मैटर है जो सेंटर से रिलेटेड है, कोई बैंकिंग से रिलेटेड है, कोई इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट बनाएगी। पर कोई स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना, हेल्थ से रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड लॉ जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। कोई भी ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस आता है तो दोनों के पास पावर है। क्लियर है। अब पार्लियामेंट ने कौन कौन से ऐसे लॉ बनाए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम करते हैं देखेंगे हम। तो वेरियस लॉज बनाए पार्लियामेंट ने जो क्या करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम करते हैं। जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है 1950 का, जो कि 1969 के अंदर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, हाँ ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का देखने को मिलता है। फिर हमको टाडा देखने को मिलता है। टाडा का मतलब क्या होता है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1985। इसको क्या किया गया था, 1995 के अंदर रिपील कर दिया गया था। इसके बाद पोटा देखने को मिलता है। पोटा का फुल फॉर्म क्या देखने को मिलता है हमें, तो भाई पोटा का हमको फुल फॉर्म देखने को मिलता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ 2002। इसको भी क्या कर दिया गया था, 2004 के अंदर रिपील कर दिया गया था। उसके बाद जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ आता है हमारा यूआपा, जिसको बोलते हैं हम अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। इसको वेरियस अमेंडमेंट किए जा चुके हैं इसके अंदर, 2007, 8, 12 और रिसेंट 2019 के अंदर भी इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो अभी प्राइमरी लॉ की बात करें हम तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूआपा देखने को मिलता है, जो क्या करता है, ये जो लॉज हैं प्रिवेंटिव डिटेंशंस के उसकी बात करता है। इसके अलावा और भी दूसरे एक्ट थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं नहीं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, मीसा 1971 का एक्ट देखने को मिलता है, जो 1978 के अंदर रिपील कर दिया गया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट भी देखने को मिलता है 1974 का, है ना। ये कुछ एक्ट देखने को मिलते हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके। इसमें से मोस्टली रिपील कर दिए गए। प्रेजेंटली हमें यूआपा देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको रिसेंटली अभी 2019 के अंदर अमेंड भी किया गया था। क्लियर है। तो पार्लियामेंट ने ये सारे लॉज बनाए, स्टेट भी अपने लेवल पे जो स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो लॉ बना सकता है इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशंस। क्लियर है सबको, आई होप क्लियर हुआ होगा। डन। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो हमने आज देखे। कौन कौन से हमने आर्टिकल्स देखे आज हम बात करें, एक बार रिकेप कर लें तो हमने देखे 2 आर्टिकल्स। सबसे पहला देखा हमने आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत हमने क्या देखा कि भाई आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़। इसके अंदर हमने क्या देखा कि भाई किसी भी पर्सन है उसकी लाइफ और लिबर्टी को स्नेच किया जा सकता है, बट प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय द लॉ फॉलो ही करना है। इसके अंदर 2 केस देखे, एक गोपालन केस जिसमें बोलता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1950 के अंदर भाई आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है उसको कर्ब किया जा सकता है, पर लेजिस्लेचर ने अगर कोई ऐसा लॉ बनाया तो उसको कर्ब नहीं किया जा सकता। लेजिस्लेचर के लॉ के द्वारा क्या किया जा सकता है, लाइफ किसी की स्नैच की जा सकती है। पर मेनका गांधी के केस जो है 1978 का, उसके अंदर ये पूरी जो स्टेटमेंट है वो रिवर्स हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई आर्बिट्री एक्शन एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर का हो, आर्बिट्री वे में होगा तो उसको यूज़ करके स्नैच नहीं किया जा सकता लाइफ को। साथ ही साथ हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से क्या किया, आर्टिकल 21 के स्कोप को बढ़ाया था। राइट टू लाइवलीहुड भी आ गया था, है ना, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, प्राइवेसी, हेल्थ, ये सभी 21A के तहत क्या है, वेरियस जजमेंट के थ्रू इनका स्कोप इंक्रीज़ किया था सुप्रीम कोर्ट। फिर हमने देखा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 है, जो कि ओरिजिनली पार्ट नहीं था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक करके 2002 के अंदर ऐड किया गया था, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करता है। उसके बाद हमने कुछ और भी प्रोविज़न देखे भाई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के अंदर आता है, कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाया गया है इसको पेरेंट्स की कि उनको अपने बच्चों को भेजना है। साथ ही साथ उन्हीं कृष्णन केस देखा हमने, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 के तहत हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया था। फिर हमने देखा आर्टिकल 22, उसके अंदर हमने देखा कि राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके 2 पार्ट देखे हमने। फर्स्ट पार्ट ऑर्डिनरी डिटेंशंस के अंदर आपको जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है,
ये सारी। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशंस के अंदर जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ये वाली देखी। डन। उसके बाद हमने और भी चीज़ें देखी, जैसे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों अपने प्रिवेंटिव डिटेंशंस की बात कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, और पार्लियामेंट ने ये सारे लॉज बनाए थे उसको लेके। क्लियर है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा सेकंड सेट ऑफ फंडामेंटल राइट है, जो कि है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 18 to 22 वो पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 23 और 24 देखेंगे, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को कंप्लीट कर सकें एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ। डन। तो बस इसी के साथ हम क्लियर करेंगे, पूरा करेंगे इस लेक्चर को। तब तक के लिए जय हिंद।